नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डेनुडेशन के अंतर्गत जो पार्ट 1 था, उसमें हमने आपसे बात की थी कि डेनुडेशन यानी अनाच्छादन क्या होता है। स्थैतिक और गतिक दो प्रकार की जो प्रक्रिया हैं अनाच्छादन में, वो कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद हमने चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया था कि अपर्दन क्या होता है, अपक्षय क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है यानी अपक्षय, वेदरिंग जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा स्टार्ट की थी आपसे। ठीक है, और अपक्षय को परिभाषित करते हुए, उसका अर्थ बताते हुए हमने अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि तत्वों पर बात की थी, जिसमें हमने 4 तत्वों पर प्रकाश डाला था कि शैलों की संरचना, जलवायु, तलतलीय ढाल, वनस्पति, इस पर चर्चा की थी। शैलों की संरचना में दोस्तों हमने बताया था आपसे कि अगर संरचना शैलों की सरल है तो अपक्षय प्लस होगा यानी ज़्यादा होगा, और अगर कठोर है संरचना तो अपक्षय कम होगा, माइनस यानी कम होगा। जलवायु के आधार पर देखा था हमने दोस्तों कि जहाँ पर तापांतर ज़्यादा होता है वहाँ पर अपक्षय ज़्यादा होता है, वो भी भौतिक अपक्षय। ठीक है, जहाँ पर तापमान और वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर रासायनिक अपक्षय ज़्यादा होता है, ये भी हमने देखा था। इसके बाद धरातलीय ढाल पे बात की थी कि अगर शैलों का ढाल ज़्यादा है यानी धरातल का ढाल ज़्यादा है तो अपक्षय ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे ढाल कम होता जाएगा अपक्षय भी कम होता जाएगा। इसके बाद देखा था हमने दोस्तों कि जहाँ पर वनस्पतियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ पर वनस्पतियों की जो जड़ें होती हैं उनके माध्यम से शैलों की जो संरचना है वो कमज़ोर हो जाती है और अपक्षय ज़्यादा होता है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी दोस्तों। इसके बाद हमने बात की थी आपसे अपक्षय के प्रकार। इसमें हमने देखा था कि अपक्षय में भाग लेने वाले जो कारक हैं उनके आधार पर अपक्षय को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। इसके बाद हमने दोस्तों भौतिक अपक्षय में देखा था आपसे कि इसमें वायु, तुषार और तापक्रम तथा वर्षा को शामिल किया जाता है, यानी इनके द्वारा यांत्रिक या भौतिक अपक्षय होता है। ठीक है, इसके बाद हमने भौतिक अपक्षय के अंतर्गत कुछ कारकों को देखा था, जैसे कि सूर्य तप, इसके द्वारा अपक्षय कैसे होता है। इसमें हमने बताया था आपसे कि चट्टानों का लगातार प्रसार और संकुचन होता है, जिससे चट्टानें ढीली होकर कमज़ोर हो जाती हैं और उनका अपक्षय हो जाता है। इसके बाद तुषार और पाला में दोस्तों हमने देखा था कि जो चट्टानों के रंध्र होते हैं वहाँ पर जो पानी होता है वो रात के समय बर्फ़ बन जाता है, और बर्फ़ का जो आयतन होता है वो पानी से ज़्यादा होता है, जिससे ये भाग फैल जाते हैं और दिन के समय ये फिर पिघल जाता है। ठीक है, तो ये सिकुड़ जाती हैं, यानी कि इनमें भी सिकुड़न और फैलना जब ज़्यादा लगातार होता रहता है तो भी चट्टानें कमज़ोर होकर टूट जाती हैं। इसके बाद हमने वर्षा के अंतर्गत देखा था दोस्तों कि जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो वो चटक जाती हैं। ठीक है, तो इस भाग में भी अपक्षय ज़्यादा होता है। पवनों के अंतर्गत देखा था दोस्तों कि पवनों के साथ कुछ कंकड़ पत्थर चलते हैं जो चट्टानों को खरोंचते हुए चलते हैं, जिससे अपक्षय होता है। ठीक है, रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत दोस्तों हमने बात की थी आपसे कि जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि जो गैसें हैं ये किस प्रकार से चट्टानों को तोड़ने फोड़ने में मदद करती हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा था ऑक्सीकरण, जिससे लोहे के ऑक्साइड बनते हैं और यह आर्द्र प्रदेशों में सक्रिय होता है। इसके बाद कार्बोनेशन को हमने देखा था। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट बनते हैं जो जल में घुलकर चट्टानों को तोड़ते हैं। इसके बाद जल योजन देखा था हमने दोस्तों। चट्टानें जो होती हैं वो जल को सोखती हैं और उनका आयतन बढ़ जाता है, जिससे चट्टानें टूट फूट होती है, और जल योजन क्रिया फेल्सपार धातु में अधिक होती है और इससे केओलिन मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद सिलिका पृथक्करण देखा था कि सिलिका की मात्रा ग्रेनाइट चट्टान में सबसे ज़्यादा होती है, और जब
सिलिका का पृथक्करण हो जाता है चट्टान से तो चट्टान टूट करके बिखर जाती है। इसे हम घोल भी कहते हैं यानी सॉल्यूशन। चलिए आज हम बात करते हैं दोस्तों पार्ट 2 यानी वेदरिंग का जो पार्ट 2 है उस पर बात करेंगे। और जो अपक्षय का प्रकार है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जैविक अपक्षय क्या होता है। दोस्तों जीव जंतुओं के द्वारा होने वाले अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अपक्षय जीव जंतु यानी कि वनस्पतियाँ और छोटे बड़े जीवों के द्वारा जो अपक्षय होता है उसे जैविक अपक्षय कहते हैं। इसके कारण निम्नलिखित हैं। जैसे जीव जंतु, अनेक ऐसे जीव जंतु हैं जो भूमि में बिल बनाकर रहते हैं। ठीक है, अब बिल बनाकर रहते हैं तो आपके दिमाग में कई सारे ऐसे जीव आ गए होंगे। ठीक है, जैसे कि आपका चूहा है, खरगोश है, ठीक है, दीमक, केचुआ, ये कुछ ऐसे जीव हैं जो हमेशा धरातल पर बिल बना करके रहते हैं। ठीक है, और ये बिल खोदने से सैलें निर्बल हो जाती हैं। जब वो लगातार बिल बनाने के लिए सैलों को खोदते हैं तो उससे वो कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें टूट फूट होने लगती है। इसके बाद है दोस्तों पेड़ पौधे। आपको दोस्तों हमेशा एक चीज़ और याद रखनी है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके आसपास जो जड़ें फैली होती हैं वो एक और मिट्टी को पकड़ के भी बहुत तेज़ी से रखते हैं, यानी कि उन वो चट्टानों को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, तो दूसरी ओर चट्टानों को कमज़ोर भी करते हैं। ठीक है, तो इस देखते हैं इसमें किस प्रकार का होता है। भूमि में पेड़ पौधों की जड़ों के प्रवेश से चट्टानों में दरारें और भ्रंश पड़ जाते हैं और चट्टानें निर्बल हो जाती हैं। जाहिर सी बात है कि जब चट्टानें में दरार पड़ेगी, भ्रंश पड़ेगी तो वो कमज़ोरी हो जाएंगी और जिससे चट्टानें टूट फूट उनमें शुरू हो जाती है और अपक्षय हो जाता है। इसके बाद दोस्तों मनुष्य है। मनुष्य भूतल पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करता है। मनुष्य डेवलपमेंट के नाम पर बहुत से निर्माण कार्य करता है, जैसे पुल बनाता है, सड़कें बनाता है, सुरंगें खोदता है, पहाड़ों को तोड़ता है, खनन कार्य करता है। इस प्रकार के वो आर्थिक क्रियाकलाप करता रहता है। वह खान खोदता है, सुरंग बनाता है, भूमि पर खाई खोदता है तथा भूमि जोतता है, जिससे चट्टानें निर्बल हो जाती हैं और उनमें अपक्षय का कार्य आसान होता है। यानी कि मनुष्य भी अपक्षय में सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि भौतिक तथा रासायनिक अपक्षय में अंतर क्या है। ठीक है, इसे भी हम देख लेते हैं। ये चार्ट है दोस्तों, इसे हम देखते हैं फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग में अंतर क्या है। जो भौतिक अपक्षय होता है इसमें भौतिक बलों द्वारा चट्टानों का विघटन होता है। भौतिक बल कौन से दोस्तों, जैसे आपका सूर्य तप था, पवन थी, आपकी वर्षा थी, ठीक है, तुषार, इनके द्वारा जब अपक्षय होता है तो उसे हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। ठीक है, जबकि रासायनिक अपक्षय जो होता है इसमें रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों का अपघटन होता है। अपघटन मतलब टूट फूट होती है। जैसे एक चीज़ और आपको दोस्तों याद रखनी है कि जब रासायनिक तत्वों के द्वारा चट्टानें टूटती हैं तो उसे अपघटन कहते हैं, और जब भौतिक क्रिया द्वारा चट्टानें टूटती हैं तो उन्हें विघटन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको डिफरेंस याद रखना है। तो रासायनिक अपक्षय में क्या था, जैसे कि आपका O2 ऑक्सीकरण था, CO2 यानी कार्बोनीकरण था, जलयोजन यानी हाइड्रेशन था, और सिलिका पृथक्करण था आपका। ठीक है, इसके बाद जो भौतिक अपक्षय है, भौतिक अपक्षय में चट्टानों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चट्टानें अपने स्थान पर टूट के बिखर जाती हैं लेकिन कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जबकि रासायनिक अपक्षय में भौतिक कारकों का महत्व नहीं होता है। यानी भौतिक अपक्षय में रासायनिक कारकों का कोई मतलब नहीं और रासायनिक अपक्षय में भौतिक कारकों का कोई मतलब नहीं। इससे चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, भौतिक अपक्षय के मुख्य कारक ताप, पाला, दाब, मुक्ति है। ठीक है,
जबकि रासायनिक अपक्षय के मुख्य कारक हैं ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण, जलयोजन व विलयन। ठीक है, विलयन का मतलब सिलिका का पृथक्करण। इसके बाद जो भौतिक अपक्षय है, इसमें चट्टानें एक साथ ही काफ़ी गहराई तक प्रभावित होती हैं। यानी जो भौतिक अपक्षय का प्रभाव है वो चट्टानों में काफ़ी गहराई तक होता है। जबकि रासायनिक अपक्षय में चट्टानें केवल तल पर ही प्रभावित होती हैं। तल मतलब जैसे आपकी ये चट्टान है तो ये ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर ही रासायनिक अपक्षय का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो भौतिक अपक्षय होता है वहाँ नीचे तक उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक डिफरेंस होता है। भौतिक अपक्षय, इसमें चट्टानों में उपस्थित मजबूत खनिज भी टूट जाते हैं। यानी कि चट्टानों में जो मजबूत खनिज होते हैं वो भी टूट जाते हैं। जबकि रासायनिक अपक्षय में इसमें क्वार्ट्ज जैसे रासायनिक प्रतिक्रिया विरोधी खनिज प्रभावित नहीं होते। यानी कि जैसे क्वार्ट्ज है जो रासायनिक प्रतिक्रिया विरोधी खनिज है वो प्रभावित नहीं होता, लेकिन भौतिक अपक्षय में मजबूत खनिज भी टूट जाते हैं। भौतिक अपक्षय के उदाहरण शीत तथा शुष्क प्रदेशों में मिलते हैं। आपको दोस्तों हमेशा याद रखना है कि जो भौतिक अपक्षय होता है वहाँ पर होता है जहाँ पर तापांतर ज़्यादा पाया जाता है, और तापांतर दो ही जगह पे ज़्यादा पाया जाता है, या तो शीत प्रदेशों में या शुष्क या मरुस्थलीय प्रदेशों में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जबकि जो दोस्तों रासायनिक अपक्षय है आपका, ये उष्ण तथा आर्द्र प्रदेशों में मिलता है। उष्ण तथा आर्द्र का मतलब जहाँ पर टेम्परेचर भी आपका प्लस है, ज़्यादा है, तथा आर्द्रता भी आपकी प्लस है, यानी कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो वहाँ पर आपका रासायनिक अपक्षय होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि अपक्षय का महत्व या लाभ क्या है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ पढ़ी जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसका लाभ और हानि तो होती ही होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि वेदरिंग को अगर हमने पढ़ा है तो इसका क्या लाभ है। अपक्षय अनाच्छादन की एक आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है, अनाच्छादन में हमने दोस्तों बताया था कि दो शामिल होते हैं। वैसे दोस्तों जीडीसी में एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको अनाच्छादन में 3 चीज़ों को शामिल किया गया था। एक तो अपक्षय शामिल किया गया था। ठीक है, कौन कौन 3 चीज़ें थी? एक तो अपक्षय यानी वेदरिंग था, दूसरा इरोजन यानी अपरदन था, और चौथा था आपका मास मूवमेंट। ठीक है, इसे भी शामिल किया गया था। निक्षेपण को दोस्तों अब अनाच्छादन में शामिल नहीं करते, ये आपको याद रखना है। तो अपक्षय अनाच्छादन की एक प्रारंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मिट्टी जो कि पृथ्वी पर मानवीय जीवन का आधार है। मानवीय जीवन का आधार क्या है? मिट्टी है। वो मूलतः अपक्षय द्वारा ही निर्मित होती है। यानी जब चट्टानों में टूट फूट होती है उसी के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। अपक्षय के महत्व को संक्षेप में निम्नलिखित 4 बिंदुओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला है अपक्षय का महत्व कि द्रव्यमान संचलन और अपरदन में सहायक। मलबे के निर्माण में अपक्षय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों मलबा का मतलब है कि जैसे ये कोई चट्टान है, ठीक है, जब ये टूट करके बारीक चूर्ण में बदल जाती है तो वो आपका क्या कहलाता है? मलबा कहलाता है। ठीक है, तो जो अपरदन है, मलबे के निर्माण में अपक्षय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यही मलबा द्रव्यमान संचलन और अपरदन द्वारा स्थानांतरित होता है। ठीक है, द्रव्यमान संचलन का मतलब है दोस्तों कि जैसे कोई ढाल है तो ढाल के सहारे चट्टानों का बड़ी मात्रा में तीव्र गति से नीचे की ओर खिसकना, ये आपका द्रव्यमान संचलन होता है। इस प्रकार अपक्षय द्रव्यमान संचलन और अपरदन में सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद है सतहों का निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ का घटना लगातार। कुछ क्षेत्रों में विशेषतः वहाँ जहाँ चूने, डोलोमाइट अथवा जिप्सम का अनाच्छादन है, अपक्षय द्वारा सतहों का निम्नीकरण होता है। दोस्तों ये अनाच्छादन नहीं लिखा है, ये आच्छादन लिखा हुआ है। आच्छादन मतलब जहाँ पर चट्टानें
इन चूना, डोलोमाइट और जिप्सम से ढकी हुई है, ये इसका आच्छादन है। ठीक है, वहाँ पर अपक्षय के द्वारा इन सतहों का लगातार निम्नीकरण होता जाता है। जाहिर सी बात है, इस चट्टान के ऊपर चूना, डोलोमाइट और जिप्सम की अगर परत चढ़ी हुई है तो इसका जब लगातार अपक्षय होता जाएगा तो जो सतह बनी हुई है इनकी, ये लगातार कम होती चली जाएंगी। इसके बाद है स्थलाकृतियों का निर्माण। अपक्षय के द्वारा अपसिल्कन गुंबद यानी एक्सफ्लोएशन डोम्स, स्क्री, टेलस, विलय छिद्र, विलय छिद्र मतलब सोल्यूशन होल्स, प्रस्तर वलय यानी स्टोन रिंग्स आदि अनेक स्थलाकृतियों का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण भी होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अपक्षय के द्वारा किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे अपसिल्कन गुंबद का निर्माण, स्क्रिय टेलस, विलय छिद्र, प्रस्तर वलय तथा अनेक स्थलाकृतियों का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण भी होता है। इसके बाद अपक्षय का जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो है मिट्टी का निर्माण। ठीक है, मिट्टी के निर्माण, उसके स्वरूप, किस्म, उसकी उपजाऊता यानी कि कितना उपजाऊपन है के निर्धारण में अपक्षय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जैसे ये कोई चट्टान है, इसमें लगातार जब अपक्षय होता है तो ये चूर्ण में बदल जाती है। ठीक है, और यही चूर्ण आपका क्या, मिट्टी का काम करता है। यानी कि अब अगर कोई भी पेड़ पौधा आपको इस जगह पर बोना है अगर, तो उस पौधे को अनुकूल दशाएं इसी चूर्ण से प्राप्त होती हैं। और ये चूर्ण किसका हिस्सा था, ये पहले चट्टान थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अपक्षय द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है और मिट्टी मानव जीवन का आधार भी है। ठीक है, मिट्टी मानव जीवन का आधार है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अपक्षय के महत्व की, तो अपक्षय के द्वारा जब चट्टानें टूटती हैं तो इनमें छिपे हुए जो खनिज हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिसे मानव आसानी से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो अपक्षय का आर्थिक महत्व भी है। ठीक है, और प्राकृतिक महत्व तो है ही, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि अपक्षय में जो जैविक अपक्षय होता है वो किन किन के द्वारा होता है, क्या होता है। इसमें प्रमुख रूप से जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य भाग लेते हैं। इसके बाद हमने बात की कि भौतिक और रासायनिक अपक्षय में प्रमुख अंतर क्या होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने बात की आपसे कि अपक्षय का लाभ या महत्व क्या होता है। इसमें हमने देखा कि द्रव्यमान संचलन और अपरदन में सहायक होता है, सतहों का निम्नीकरण लगातार होता रहता है, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ, अपसिल्कन गुंबद, स्क्री, टेलस, विलय छिद्र, प्रस्तर वलय आदि अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से होता है। और साथ ही साथ जो अपक्षय का प्रमुख महत्व है वो है मिट्टी के निर्माण में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये दोस्तों वेदरिंग का पार्ट 2 था। ठीक है, और यहीं से आपका अपक्षय वाला चैप्टर भी समाप्त होता है। जो दोस्तों PDF होगा पिछले वीडियो का यानी पार्ट 1 का और पार्ट 2 का, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ पहले कमेंट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।